ज़्यादा हैं, 8 हो जाएंगे। तो वो गाना था राजेश खन्ना वाला, बागों में बहार है, तो कल बजट में, आज के बजट में बहार है क्या? तो बजट कॉपी तैयार हो चुकी है, होनी चाहिए फिर तो। देखिए, हाँ, कॉपी तो तैयार हो गई है और बजट अच्छा होना चाहिए जैसा लगता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, जिसकी एक अलग भूमिका होती है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर फैक्ट्स को सामने पेश किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है और कहीं ना कहीं आइडियाज जनरेट होते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे का जो 7% जीडीपी हम कैसे हो गए सर, कब हो गए? बैकडेट से? नहीं, देखिए, जो जिस हिसाब से वो करा गया है उसको लेकर के विभिन्न विचार आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो यूपीए 2 का जो काल था वो भी सारा रिविजिट हो गया। वो भी हो गया सर, उनको तो मैंडेट नहीं मिल सकता बैकडेट में। वो रिव्यू वो भी हुआ है। तो दर्शक को ये बताना चाहिए कि जब जीडीपी कम हो, 4% बताई जाए तो हताश ना हो, जब जीडीपी 10% बताई जाए तब भी वो खुश ना हो। ये मैं बताऊं अपने दर्शकों को, क्योंकि आप जीडीपी सही तो गिन नहीं रहे हैं, तो 10% वाला हम कैसे सही मान लें? एक मान के चला जाता है, एक आधार चला आ रहा है, उसी आधार को लेके आप चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिव्यू करा गया और ये कहा गया, क्योंकि जो जीडीपी को तमाम सारे लोग हैं वो कहते हैं भारत का जीडीपी जो $2 ट्रिलियन से ज्यादा है, उससे कम नहीं है, 1.8 नहीं है, कुछ लोग कहते हैं उससे कम है। तो इसके ये एक अलग अलग बहस का विषय होता है। बात सबसे बड़ी जो सर्वे के अंदर निकाली गई है वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के सेंटिमेंट्स आज क्या है, वो क्या है? नहीं, सेंटिमेंट्स तो अलग है, लेकिन जब वो हम तो का आधार होता है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि इस बहस को वो जीडीपी माइनस करके आगे बढ़ाऊं या सेंटिमेंट्स के आधार पर? नहीं, जीडीपी आप रख सकते हैं। नहीं, रख सकते हैं ना, तभी तो पता चलेगा ना कि हम संकट समाप्त हो गया, 7% हो गया, अब 8% पे जाने वाला। जीडीपी आपको देखिए, जो पूरी विश्व के अंदर भारत को लेकर के आज जिस तरह के विश्वास पैदा हो रहा है, ये हो रहा है कि भारत एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। अब इकोनॉमिस्ट जैसी पत्रिका ये इस तरह के लेख लिख रही है, मुख्य पूरी चांस टू फ्लाई, मतलब भारत उड़ के चले सकता है। ये पूरी दुनिया इसको पढ़ रही है आज, इसको लेकर के मजाक उड़ा सकते हैं कि पूरी दुनिया पढ़ रही है इसको। ये इकोनॉमिस्ट कोई मामूली पत्रिका, अब यही इकोनॉमिस्ट को ज्यादा भरोसा मत कीजिए, वो अगली बार कहीं आलोचना कर दे तो फिर आप कहेंगे कि ये विदेशी पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं में सरकार भी बहुत तरह तरह की टिप्पणी भी है। हर एक व्यक्ति को अधिकार है पत्रिकाओं को देखते हैं। वो जो हम अपने भारत में, तो देखिए हिंदुस्तानी आदमी वो सब पढ़ता भी नहीं, मैं तो ये वाला पर बात कर। नहीं, ये तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसको ये लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, पूरी दुनिया पढ़ती है। मैं सिर्फ कहने का ये प्रयास कर रहा हूं कि ये पूरी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पूरी भारत की छवि, भारत को एक एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो, उसको लेकर के उसके अंदर वसंत है, उसको लेके उमंग है। वसंत और उमंग ऐसी चीज है, वसंत है और उमंग है। आप उसको आप नकार सकते हैं। वो कौन सा इंडिकेटर है उमंग का और वसंत का? आपको ना दिखे ये आपका व्यक्ति। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं दिखता है। कुछ लोगों को दिखे। देखिए, मैं उस जिंदगी में हूं कि तब भी नहीं प्रभावित हुआ था, अब भी नहीं। मैं वो चंद किस्मत वाले लोगों में से हूं। अब उनका व्यक्तित्व, उनका नजरिया, ये सर्वे उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब उमंग है, बसंत है। अब मेरा धैर्य टूट रहा है। धैर्य क्यों टूट रहा है? बसंत में धैर्य नहीं टूटना चाहिए। पूरी नम्रता से एक बात कह रहा हूं कि आप जीडीपी पे बहस नहीं कर रहे हैं, जीडीपी के विकास दर पे बहस कर रहे हैं। जीडीपी 1.8 ट्रिलियन है, 2 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन है, इस पे बहस हो सकती है। जीडीपी की उसी रेट की विकास दर क्या है? हाँ, इन्होंने कहा कि आपने सवाल उठाया 7%, आज विकास ये आर्थिक समीक्षा में है कि 8%, 8.1% भी हो सकता है, पहुंच सकते हैं। और 7.1 है हमारा। हाँ, हमारा प्रश्न ये है, क्यों नहीं पहुंच इस देश में एक्सपोर्ट 11% नीचे है, मैन्युफैक्चरिंग नीचे है, इंडस्ट्रियल आउटपुट नेगेटिव चल रहा है, सर्विस सेक्टर नीचे जा चुका है, टैक्स रेवेन्यू नीचे जा चुका है, रूरल एरिया का जो ग्रोथ रेट है वो नीचे जा चुका, 12-13% का ग्रोथ रेट नीचे गया है रूरल एरिया में। उसके बाद आप आइए, पर कैपिटा इनकम नीचे चला गया। बढ़ा क्या है? इंडिकेटर्स में बढ़ा भी है। क्या बढ़ा? ठीक है, मैं अभी तुरंत नहीं बता। आप बोलेंगे संजय जी कह रहे हैं पिछले 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, ये मान रहे हैं। ऐसे थोड़ी देश के सामने कह रहे हैं पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं प्लीज निवेदन करता, मेरी बात होनी। आज ही प्रधानमंत्री सबका 5.6% पे हमने जीडीपी ग्रोथ रेट छोड़ के दिया था, और आप 9 महीने में ये सारी चीजें निगेटिव हो गई है, तब कहते हैं कि हम 6.9% हो गए। तब हास्यास्पद लगता है, तब हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। आपकी पूरी पार्टी चुनाव लड़ी फर्जी वादों पे, अब कम से कम चुनाव जीतने के बाद तो फर्जी वादे न करें। पिछले 2 साल में आपका मुझे एक बात बताइए, वो एक देखिए, एक है सेंसेस का जो आंकड़ा है, मैं उतना नहीं समझता हूं। जो तमाम तरह के माहौल तो अच्छे है ही ना, जैसे वो हैं, जैसे कुछ भी निवेश के माहौल अच्छे होंगे। कितना पैसा आया? निवेश का माहौल अच्छा है। मुझे कोई बताए कितना एफडीआई पिछले 9 महीने? नहीं, वो है, इसमें है, वो नहीं आया है। डेटा है, इसमें है डेटा। सिंगल पेनी नहीं आया है पिछले 9 महीने में बतौर एफडीआई। देवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा अब आपके पास आता हूं। मैं एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूछ लीजिए उनसे, वो नीचे गया है।
3% नीचे गया एग्रीकल्चर। देवेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक थोड़ा सा संक्षेप में ही सही इस जीडीपी वाले पे ध्यान दें, क्योंकि कई बार दर्शक ही नहीं हम लोग भी इसको पकड़ लेते हैं कि अगर मुझे ये बताया जाए कि जीडीपी की जो दर है वो 10% है तो मैं भी खुश होऊंगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों नहीं खुश होना चाहिए इसमें? देखिए, जीडीपी बेसिकली रवीश जी, ये एक सरकार उसको रिपोर्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल करती है कि जीडीपी अगर ज्यादा है तो उनका लगता है कि रिपोर्ट कार्ड ठीक है, अब सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और ये बड़ा एक सिंपल ऑब्सेशन जो है, ये एक तरह का देश को ऐसा मैसेज चला गया कि साहब जीडीपी ऊपर है तो सरकार अच्छा काम किया उन्होंने। इसीलिए सरकार की कोशिश थी कि 4.7 से बढ़ाकर उसको जीडीपी को बढ़ाया जाए, तो 50% उन्होंने अपनी जीडीपी को बढ़ा दिया। ये नाइजीरिया ने भी किया, 90% उन्होंने बढ़ा दिया अपना, और घाना ने भी 60% बढ़ा दिया, इंडिया ने 50% बढ़ा दिया। तो ये तो एक सारा दुनिया में चल रहा है। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी हो रही है कि इंग्लैंड की जीडीपी बहुत कम है। इंग्लैंड ने क्या किया, अब उसमें जीडीपी ऐड करने के लिए उन्होंने वैश्यावृत्ति कितनी हो रही है और कितने इलीगल ड्रग्स की सेल हो रही है उसको भी ऐड कर दिया है जीडीपी में। अब ये अकेला इंग्लैंड नहीं है, ऐसे 7 और देश हैं जिन्होंने जीडीपी में वैश्यावृत्ति और ड्रग सेल्स को भी हम ऐड करते हैं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता पंजाब को ये समझ आ गया कि ड्रग सेल्स भी जीडीपी में ऐड होते हैं, तो मैं दावे से कहता हूं कि पंजाब की जीडीपी सारी दुनिया की जीडीपी से एकदम क्रॉस कर जाएगी, इसमें हाईएस्ट रेट पर चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जीडीपी इज कंसिडर्ड टू बी टच स्टोन ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसमें ना तो विकास, जो गरीबी हटती है, और ना ही इसमें जॉब्स मिलते हैं। जब आपको याद होगा 2004-5 और 2009 के बीच में जब हमारी जीडीपी 9.3 भी टच की थी कांग्रेस यूपीए के टाइम पर, तो जॉब्स तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन आपको हैरानगी होगी जान के कि 14 करोड़ जॉब्स तो एग्रीकल्चर से निकले और 5.5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकले। तो वो जॉबलेस ग्रोथ थी, और जी कम हुए। और उसके बाद देखिए पिछले 10 साल में जो हमारी एवरेज जीडीपी रही है 7% से ऊपर रही है, और हमने मात्र 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं। तो वो 7% जीडीपी कम नहीं होती है, उसका क्या मतलब था? कुछ मतलब नहीं है। दूसरी बात, अब चाइना को देख लीजिए, चाइना का उदाहरण दिया जाता है। हाँ। चाइना अपनी जीडीपी को कम कर रहा है। उनके राष्ट्रपति ने कहा कि हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं। शंघाई शहर, जिसको बॉम्बे को आप शंघाई बनाना चाहते हैं, शंघाई ने भी जीडीपी काउंट करना बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम अब ऐसे क्वालिटी नॉर्म्स पे आएंगे, जीडीपी को नहीं विश्वास करेंगे। 70 देशों ने या शहरों ने जीडीपी को देखना बंद कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया अब ये जानती है कि जीडीपी का जो ड्रामा था या ये जीडीपी का जो एक इल्यूजन क्रिएट किया गया था, उसका कोई मतलब नहीं है सच्चाई से, जमीनी सच्चाई से। हमें होमवर्क करने से बचा दिया, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। जी मैं थोड़ा पहुंचेगा। मेरा सवाल है कि अब इस राउंड के बाद अगर इस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप मेरे दर्शक को ये बताइए कि क्या उनको जानना चाहिए जिससे वो इन आंकड़ों से, अगर देखिए अगर सरकार फर्जी काम करती, उसके पास ये स्कोप होता तो ये लोग भी 4% से बढ़ाकर 12% कर देते, है ना? तो सीधा उस पर नहीं जाते। लेकिन एक आंकड़ा आया एक संस्था के जरिए, तो उसकी एक आलोचना हो रही है। क्या सचमुच क्राइसिस समाप्त हो चुका है? इसमें जो लिखा है कि भारत संकट से बाहर आ चुका है, ये कहना बहुत जल्दी है इस समय, मैं समझता हूं नहीं कहना चाहिए। और अगर आप ठीक तरह से ये आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे चुनौती है हमारे सामने में। मैं 3-4 बात कहना चाहता हूं। पहला बात देखिए, ये जो कवर में क्या लिखा है, कवर में एक चार्ट दिखा रहे हैं कि इस साल और आने वाले साल में जिस रफ्तार से भारतवर्ष का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी बढ़ रहे, ये चीन से ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको 2-3 चीज कहना चाहता हूं जल्दी से। हाँ। जो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ इन्होंने नहीं कहा और ये हमें सोचते थे। पहला बात यह है, ये आर्थिक समीक्षा है मगर इसमें बहुत राजनीति आ गया। पहला फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करके आप अगर देखेंगे, वो कह रहे कि आज पॉलिटिकल मैंडेट फॉर रिफॉर्म, आर्थिक सुधार के लिए एक राजनीतिक मैंडेट है। तो इसमें क्या गलत है? कोई भी सरकार गलत नहीं है। सुन लीजिए, एक लाइन से क्या हो जाता है? एक चीज बार बार उन्होंने कह रहे हैं, जाम JAM, जनधन योजना, आधार और मोबाइल फोन, 90 करोड़ लोगों ये तीनों भारत एक निर्वाण, एक भारतवर्ष का आर्थिक स्थिति, एक हम जैसे जनधन योजना, आधार और मोबाइल फोन से भारत में निर्माण की स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल, ये और तीनों का विरोध करते थे अपोजिशन में। नहीं, मेरा कहना है कि ये इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। पेज नंबर 25 पे। हाँ,
और भी बहुत कुछ कहा। मेरा कहना है कि इससे आर्थिक सलाहकार का आशावादी होना चाहिए, ठीक है, मैं मान लेता हूं, आशावादी हम सब लोग को होना चाहिए, मगर आप ज्यादा अगर आशावादी हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत मैं समझता हूं वास्तव से हट जाते हैं। तो मेरा कहना है इसी सर्वे के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है कि बहुत सारी चुनौती है। आपने रोजगार की बात किया, इसी में लिखा हुआ है कि हर साल हमारा लोक संख्या, हमारा जनसंख्या 2.2 या 2.3 हर साल बढ़ रहा है, मगर नौकरी 1.5 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। यानी कि तो कह रही है सरकार की बढ़ाएगी, नौकरियां बढ़ाएगी, लोगों के आंसू, और उन्होंने खुद मान रही कि बहुत बड़ा चुनौती है। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद कहा। पर मेरा इस सवाल का जवाब चाहिए कि इसमें जो लिखा है कि भारत संकटग्रस्त अब नहीं रहा, सुधारों की शुरुआत हो गई है, अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है, इससे आप सहमत हैं? जो तनेजा साहब देखिए 2 साल पहले जिस स्थिति था 1 साल पहले से उससे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत बहुत आसान बात है, क्योंकि कच्चे तेल का कीमत कम हो गया और हम विदेश से 80% हमारा कच्चे तेल आयात कर रहे हैं, काफी बच गया। इसका 33% उपभोक्ता को मिला और 66% सरकार। पहली बात तो ये असली कारण है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो है वो खाली जीडीपी क्या होना चाहिए, नहीं, आगे तो हम बढ़ गए, उससे तो बढ़ गए जीडीपी से। दूसरी बात जहां तक बात रही कि साहब इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अर्थशास्त्र के अंदर राजनीतिक स्टेटमेंट होता है, राजनीतिक अर्थशास्त्र का हो या ना हो। उन्होंने अर्थशास्त्र की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि सर्वे में ऐसा बात नहीं, बहुत दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा परंजो आप कर सकते हैं, ठीक है, परंजो ने कहा कि दक्षिणपंथी उत्तर पश्चिम, वो सब में विश्वास नहीं। देखिए उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आपकी मदद के लिए। इसमें लिखा है कि तथ्य और भाग्य भारत के पक्ष में है, तो भाग्य के हिसाब से बताइए क्या पक्ष में है और कब तक टिकाऊ है? अगर राहु केतु ने अपना प्लेनेटरी कुछ बदल लिया तब क्या होगा, उसकी गारंटी क्या? और तथ्य क्या है? तथ्य क्या? ये तो आप मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मजाक नहीं उड़ा लिखा है, आप इसमें लिखेंगे तथ्य और भाग्य हमारे पक्ष में है। की बात क्या करिए जिसकी चर्चा परंजोय ने करी कि कमोडिटीज की जो प्राइसेस है, जिसका भारत में क्योंकि भारी मात्रा में आयात करता है, कमोडिटीज की प्राइसेस गिरी, अर्थात तेल और गैस की प्राइसेस गिरी, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जिसको बोलना चाहिए कि हेडविंड्स मिली, उससे फायदा हुआ है। इसको ये उसकी तरफ रेफरेंस है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर जो हम सोच रहे थे कि शायद वहां आग लग जाएगी, अस्थिरता बहुत फैल जाएगी, हमारे लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, वो सब नहीं हुआ। तो कुल में अच्छा ग्लोबल इकोनॉमी जो पूरी है, ग्लोबल इकोनॉमी जैसे जो झटका आया था वो झटका जो है काफी तक मैनेज हो गया। आर्थिक स्थितियां दुनिया भर में स्थिर नजर आ रही है। रवीश जी उसकी तरफ हम कैसे नहीं, उसमें भाग्य लिखा है तो मैं भाग्य का तो यही मतलब समझता हूं, और तो कोई और मतलब मुझे नहीं मालूम है। आप समझते हैं? नहीं, मुझे एक बात बताइए कि हम जानना चाहते हैं ना कि अगर ये लिखा है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, तो ये नहीं कहा है कि हम आज बढ़ जाएंगे, लेकिन 8% जीडीपी बहुत है। मतलब एक अभी तक बताया जा रहा था 5 है, लेकिन चलिए 7 से आप 1% बढ़ा रहे हैं। देखिए आज साथ साथ आपका टारगेट है कि जो राजकोषीय घाटा है 4.1 से भी लेके घटा के वो 3.8 पे लाएंगे, ठीक है। अगर भारत के में निवेश की इतनी परिस्थितियां हैं तो फिर इसमें यह सुझाव क्यों दिया है कि सरकार को निवेश ज्यादा करना चाहिए? हाँ देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना सर। उसमें आप सेंटेंस को पूरा पढ़िए। पब्लिक जो एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, साथ में ये भी क्या है कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका आने वाले समय में उसका विस्तार होना चाहिए। दोनों बातें कही गई है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बात करी गई है, जो जिस तरह का भारत के अंदर अर्थव्यवस्था में जो उछाल आया है, एक अच्छा वो आया है। जब यूपीए 2 मृत्युशैया पे थी, उन्होंने कुछ अच्छे फैसले किए। आमतौर से मृत्युशैया पे लोग अच्छे फैसले करते हैं, उन्होंने करे, उनका भी योगदान रहा है इसके अंदर। इस बात को अभी जो है प्रधानमंत्री ने आज स्वीकार किया है और उसकी सराहना करी है। देखिए अर्थव्यवस्था जो होती है ये माला की तरह होती है, इसमें रोल होता है। और दूसरी बात, आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय माला को हम कंठी माला नहीं बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल हैं, देश के अंदर जो है अच्छा वो है। मेरा थोड़ा सा ये बजट वाला एस्पेक्ट कमजोर है, मतलब एक सेकंड, इन्होंने जो कहा लेकिन उसको लेकर के क्या है कि आज हमारी स्थिति मजबूत हुई है और हमको लगता है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ जो है उस ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है। ठीक है, जो इस आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है, और अभी मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूं जो नरेंद्र जी ने कहा। इन्होंने कहा कि जो निजी क्षेत्र का जो निवेश है, ये भविष्य में आने वाले समय में इसके कारण से हमारे आर्थिक पूरा अर्थव्यवस्था में आगे हम बढ़ सकते हैं। मगर इस वक्त सरकारी निवेश का जरूरत है, और भारतीय रेल का निवेश के बारे में कहा। क्यों? कारण भी दिखाया इन्होंने। बोलिए कि वीक कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, यानी कि हमारे जो निजी कंपनी है उनका बैलेंस शीट बहुत ही कमजोर है। दूसरी बात है यह भी क्या कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत कमजोर है, और
एक ये भी कहा कि जो हमारा पीपीपी है, इसमें लिखा है बैंकिंग सिस्टम कमजोर है। हाँ, कहा इंपेयर्ड बैंकिंग सिस्टम 2 नंबर पेज में। सबसे मजबूत है इस देश में। अच्छा, एक आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, और आधा मिनट समझ लीजिए। हाँ, आधा मिनट तो ले लीजिए आप। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो जनधन योजना है, जो 15 अगस्त से 15 फरवरी तक 12.5 करोड़ नया खाता इन्होंने खुला। ठीक है, बहुत बढ़िया। मगर ये नहीं कहा कहीं भी, ये वित्त मंत्रालय का आंकड़ा है कि इसमें 75% जो बैंक का खाता वो कहते रहे, वित्त मंत्री भी कहते रहे, अभी तक पैसा आया नहीं। कहा है अभी उसमें पैसा नहीं, उसमें पैसा जीरो बैलेंस है, इसमें बैलेंस 75% खाते में। ये भी एम्पावर्ड करा गया है, पैसा भी आएगा। संजय, मेरा एक सवाल है, मगर इस वक्त आया नहीं। बस ये एक तथ्य भी है कि हम एक बेहतर स्थिति में तो हैं। अगर बहुत खराब स्थिति में होते तो एक छोटा सा इंडिकेटर जो डेली का है, वो सेंसेक्स बहुत गिर गया होता। उसमें एक मिला जुला की स्थिरता है, गिरता फिरता रहता लेकिन वहीं आसपास रहता है, और खराब भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तो फिर आप इस बजट में उम्मीद क्या कर रहे हैं? अगर सब चीज बढ़िया है तो क्या ऐसा होना चाहिए जो ये बढ़िया वाला वित्त मंत्री के फैसले में रिफ्लेक्ट करे? देखिए रमेश, सबसे पहले अगर आप ये कहते हैं सेंसेक्स बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब मैं उसका एक्सपर्ट हूं, मेरा बस चले तो बजट के दौरान मैं छुट्टी लेके भाग जाऊं, लेकिन क्या करूं, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर आप सेंसेक्स को भारत की अर्थव्यवस्था, नहीं वो नहीं कर, मैंने कहा एक छोटा सा इंडिकेटर, बस एक लाइन दे रहा हूं, एक लाइन बोल के मैं आपके विषय पे आता हूं। अगर आप सेंसेक्स को भारत की अर्थव्यवस्था और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सही रिफ्लेक्शन मानते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में रहेंगे। ये नहीं, वो मैं समझता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था पे जिन 1% लोगों का कब्जा है, उनका तो वो अड्डा जरूर है, सारा का सारा जो स्टॉक मार्केट, तो इसलिए वहां देख सकता हूं कि वो 1% लोग क्या कर रहे हैं। सवाल है बजट में क्या अपेक्षा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर मैं एक सेकंड आगे देवेंद्र जी। हाँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर में, यानी जो सरकारी खर्च है उसमें कटौती करके आप अगर अपने वित्तीय घाटे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब यह हो गया कि आप तरक्की नहीं करना चाहते। पर एक धारा सरकार चला रही है कि वित्तीय घाटे को इतना महत्व देने की अब जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, भले बढ़ जाए तो। एक प्रेशर होता है, सरकार पर दबाव रहता है कि वित्तीय घाटा को कंट्रोल करिए। कभी हमारे यहाँ 4-4.5% हो गया था, अभी एक टारगेट है कि 3% तक लेके जाना है। 3% तक रातों रात नहीं हो सकता, उसका धीरे धीरे फेज मैंने। तो सबसे पहले सरकारी खर्चे में कटौती नहीं होनी चाहिए। सरकार की योजनाएं जो हैं, उन योजनाओं के ऊपर जो हमारा पूरा जो हमारा एक था इंतजाम था, जो आवंटन था, उस आवंटन में किसी प्रकार की कटौती नहीं हो। लेकिन मुझे डर है कि अरुण जेटली जी सबसे बड़ा खेल यही खेलेंगे, सब्सिडी कट करेंगे। सब्सिडी के खिलाफ हैं ये लोग। आप भी कुछ पढ़ के सुना रहे थे, और हमेशा से ये लोग सब्सिडी बेस्ड इकोनॉमी के खिलाफ रहे हैं। सब्सिडी बेस्ड इकोनॉमी, जबकि भारत जैसे गरीब देश की जरूरत है। यही सोचकर 10 वर्षों में हमने जो तमाम कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए, उन कार्यक्रमों को सब्सिडी पर आधारित रखा। हमारे यहाँ बजट में या फ्यूल हो या फर्टिलाइजर हो, ये तीनों चीजें गरीब लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं, आम आदमी को सहारा देने वाली चीजें। ये दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे सब्सिडी वाले पे, रुक जाइए देवेंद्र जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें 4% कृषि विकास दर की कल्पना की गई है, ठीक है। अगर इस देश को आगे ले जाना है, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या कोई भी अब ये कह रहा है कि अब एग्रीकल्चर को हम बहुत दिनों तक अब इग्नोर करके ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां हों। देखिए, आपको याद होगा जब 1991 में मनमोहन सिंह जी ने फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए अपना भाषण दिया था, जब रिफॉर्म शुरू हुए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी, और सारा उस पर एक पैराग्राफ में खूब उसके गुण गाए। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि देखिए, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, मैं स्टेट्स के ऊपर छोड़ देता हूं, वही इस पे कुछ करेंगे। और उन्होंने अगला पैराग्राफ इंडस्ट्री के ऊपर कहा, और सारा बजट उनका इंडस्ट्री के ऊपर था। ये बताना भूल गए कि इंडस्ट्री भी स्टेट सब्जेक्ट है, जो स्टेट्स को करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमने एग्रीकल्चर को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट बहुत पहले से हम देते आ रहे हैं, और अब भी देते रहेंगे आगे भी। और कहीं किसी की सोच नहीं है कि एग्रीकल्चर को ठीक रास्ते पे लेके आया जाए। और उसका कारण यह है कि जो अभी आप डिबेट देख रहे हैं कि सब्सिडीज को कम करो। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो फूड की सब्सिडीज है, जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, 2 लाख करोड़ रुपए है, इसके ऊपर हर बार शोर होता है इकोनॉमिस्ट द्वारा कि ये देश की इकोनॉमी को ये नुकसान कर रहे हैं जी। ये आपका रवीश जी, ये जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, नया जो एयरपोर्ट बना है, इसके अगर सीएजी की रिपोर्ट देखें तो इसमें 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है, यानी कंसेशन दिया गया था सिर्फ एक एयरपोर्ट के लिए।
और यहां 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, जो कि सारे देश के लिए, गरीबों के लिए, 70% जनसंख्या का उससे फायदा होता है। हाँ। लेकिन ये कहा जाता है कि साहब ये 2 लाख बड़ा खराब है, इसको बंद करिए। अब देखिए एक और बात देखिए, मेरा मानना है कि जो एक्चुअली इकोनॉमी को ब्लीड करता है वो है कॉर्पोरेट सब्सिडी। वो कॉर्पोरेट सब्सिडी है। इस साल जो देखिए 5,70,000 करोड़ रुपए का टैक्स कंसेशन है। मैंने वित्त मंत्री जी से ये बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेसिकली इसमें कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम बर्दाश्त करना चाहिए, जैसे कि बाउंड ड्यूटी और इंपोर्ट जब करते हैं अप्लाई ड्यूटी, वो मैंने मान लिया। लेकिन मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि इंसेंटिव है। अगर ये इंसेंटिव है तो बताइए कि पिछले 10 साल में 36 लाख करोड़ के बाद ना तो जॉब्स बढ़े, ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा, तो वो 36 लाख करोड़ रुपए कहां गया? वो है एक्चुअली जो ब्लीड करता है इसको। एक लाइन में तो फिर उनको जवाब। एक आंकड़ा जोड़ देता हूं देवेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं कि कृषि की उपेक्षा हुई है, सच ये है कि पिछले 10 वर्षों में जब यूपीए का कामकाज चल रहा था तब भी हो रही, तब 267 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड था। 9 महीने खाद्यान्न का उत्पादन होना ही सिर्फ कृषि विकास दर का एक आधार, एक पक्ष। लेकिन इस सरकार के आते ही 255 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन होगा, ऐसा प्रोजेक्शन आ गया है। वो उसके अलग कारण है, उसके अलग कारण है। आप ये जो देवेंद्र ने अभी कहा, इस पे आप जवाब दे दीजिए जरा, सब्सिडी वाले पे, क्योंकि आप लिख रहे हैं कि इससे गरीबी का फायदा नहीं होता गरीबों का। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो गरीब आदमी जिसको सब्सिडी की आवश्यकता है, उसको सब्सिडी मिलेगी और उसको इतना स्ट्रीमलाइन करा जाएगा जिससे उसकी डिलीवरी जो है इफेक्टिव हो, जिसमें किसी भी तरीके की लीकेज, जिसको जरूरत है उसको मिलेगी, चाहे वो शहरों में हो, चाहे वो गांव के। जो लीकेज का है वो 17-18 हजार करोड़ रुपए का है, जो 3,78,000 करोड़, 1.25 लाख में। रवि जी, जिसको भी सब्सिडी की जरूरत है उसको सब्सिडी, ये प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी। प्रोपेगेंडा है। वो आपको लगता है कि बजट में सब्सिडी में कोई कमी नहीं, बिल्कुल, बल्कि बढ़ा ही देंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी बेहतर हो गई है तो बढ़ा ही देंगे। प्रश्न ही नहीं उठता सब्सिडी को लेकर गरीब आदमी को। क्या सब्सिडी बढ़ाएंगे? अगर आवश्यकता होगी तो सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, आवश्यकता होगी तो कम करेगी। दूसरी बात, देवेंद्र शर्मा ने एयरपोर्ट की बात करा, उसका जवाब संजय जी को देना चाहिए। नहीं, आप दीजिए कि क्या कॉर्पोरेट सब्सिडी में कमी होगी? देखिए, कॉर्पोरेट सब्सिडी जितनी भी होती है, अगर वो सब्सिडी है या सपोर्ट है, जो इंसेंटिव है, जो भी होता है, उसमें यह देखा जाएगा कि कहां जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा ये जोर दिया जाएगा कि दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक। मुझे ये बात बताइए कि एक सेकंड, आपने खेती में कितनी सब्सिडी सरकारें देती हैं और कॉर्पोरेट को कितनी देती हैं, मुझे ये बताइए। देखिए, बात सुनिए, जो आप उसका अगर जो टोटल हमने देखना पड़ेगा कि किसका कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, खेती का तो है ही नहीं, किस समय किसको जरूरत है। अगर कहीं किसी को भी, चाहे वो कॉर्पोरेट, 5 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी है, ये जो फूड सब्सिडी से ज्यादा सब्सिडी है कॉर्पोरेट सब्सिडी। ये इस पे ये बहस जो है आज 9 साल पुरानी बहस है। वही बात, ये 2 में भी चली थी, है ना, उससे पहले भी चल रही थी, कोई नई बात। और देवेंद्र शर्मा जी लगभग हर बहस में, हम एंकर नए हैं तो हम नया फिर से पूछेंगे ना, चर्चा करते हैं, हम भी करते हैं, कई लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश से कि बंगाल तक आप चलिए, हर दूसरा युवा बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है। वो सब्सिडी देने से आ जाएगा? नहीं, सब्सिडी देने से नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण से उसका आएगा। पर इस अर्थव्यवस्था में तो नौकरी नहीं बढ़ी। जब हम 9.2 पे गए तब 1.5 करोड़ नौकरियां बढ़ी। उसी पे काम हो रहा है, उसी पे बढ़ेगी, उसी पे बढ़ेगी। ये 8 महीने, ये जो आप जिसकी 8 महीने में नहीं हो सकता, ये भी बात सही है। नहीं, सही है कि 8 महीने में। अच्छा, और कृषि की आप बात करें, एग्रीकल्चर की पूरी शक्ल भारतीय जनता पार्टी बदलेगी। आप थोड़ा इसका बोलिए, जब तक हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर की शक्ल नहीं बदलती, शक्ल बदल देंगे आप। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ला के सारी जमीन लेने के चक्कर में शक्ल कैसे बदलेगी? भूमि अधिग्रहण को बचेगी क्या? एक हम छोटा सा ब्रेक लें। आप ही के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, आप ही के मुख्यमंत्री, आप ही के सबने कहा गलत है। देखिए, एंकर पे रहम कीजिए, मैं ये बजट का एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे माफ कीजिए, मुझे 28 तक बस काट लेना है, फिर बाप फिर नहीं सुना है टॉपिक। आप इसकी बात, ये हमारा फोकस इस बात है कि किस तरीके से गरीबी की समस्या, किस हिसाब से रोजगार की समस्या, किस हिसाब से उसको अब हो ही रहा है कि इसमें इतने पैसे हैं, आप बजट में इतने पैसे हैं कि वो बजट से रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, बात सुनिए, भारत गरीब देश है, विकासशील देश है। भारत जो है कोई 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं है। तो जितनी व्यवस्था है और छोटा सा कैसे जनरेट कर लेते हैं, क्या पूंजी का निर्माण कैसे करना आएंगे तो कहेंगे कि जब भारत साधनों में हम विकास करेंगे, ठीक है, करेंगे, वो तो करना है, वो तो करना है, वो ठीक है। आप 10 साल जिस पार्टी ने कुछ किया उसके लिए हमें जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? उसमें नहीं, आप जो ये पेश किए उस पर बात कर रहे हैं, हम उसकी जिम्मेदार नहीं ठहरा। हाँ, देखिए, जब बात नहीं होती है तो उसकी, जब आप बजट का निकाल लीजिए, 10 साल इनकी भी ऐसी रगड़ाई हुई है, मतलब वो बताइए कि इनको कोई छोड़ दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्रधानमंत्री और मल्लिका चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है मनरेगा को लेकर, वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं या मनरेगा की आलोचना कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो उसको चालू रखेंगे
ताकि जो लोग उसमें काम कर रहे होंगे उनको ये याद दिलाएंगे कि देखो ये किसकी वजह से तुम गड्ढे खोद रहे हो? देखिए, ये तो हमारी देश की नीतियां रही हैं। अगर आप देखें पिछले 60 साल में, तो हमारी चाहे जॉबलेसनेस कहिए या गांव के जो विकास है उसको कह लीजिए, या जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है, या भूख की बात भी करें, तो सिवाय ये कि सरकार ने जो कमेटी बनाई, उन्होंने जो उसका नाप पैमाना था उसको कम कर दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई भूख कम हो रही है हमारे देश में। सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि पहले 2400 कैलोरी से आपने 1700 कैलोरी कर दिया, तो आपने कहा कि अब नंबर कम हो गए हैं। तो ये नंबरों का खिलवाड़ तो चलता रहेगा, लेकिन ये पिछले 60 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी का रिजल्ट है कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। मुझे लगता है कि कहीं रेडिकल रिफॉर्म होना चाहिए इस बजट में। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री वो एक हमें बजट पेश करवाएं, वित्त मंत्री जी जो हमारे पेश करेंगे, जिसमें कि 60% जनसंख्या के लिए 2% बजट ना हो, जैसा कि आजकल हो रहा है। ये 2% पॉपुलेशन के लिए 60% बजट होता है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको बदलें, ताकि देश के जो पूरी सिचुएशन है, जो हालात है देश के, वो बदलें। तो उसकी हम आशा करते हैं, चाहे उसमें मनरेगा हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे जो भी आप लाना चाहते हैं। मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं कि ये आर्थिक समीक्षा में डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम के नेतृत्व में उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने ये लिखा है कि नरेगा का जरूरत है, क्योंकि हमारे ग्रामीण इलाका में छोटे किसान है, छोटे कृषक है, वो जरूरत है। तो इसका मतलब है कि 33,000 करोड़ से बढ़ा देंगे सब्सिडी। ये भी कहा कि मनरेगा का जो कार्यक्रम है ये रीजनेबली वेल टारगेटेड, ये तो खराब नहीं है। सिर्फ बोला, ये कहा है उन्होंने, ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। और ये बोला है हमारे सामने जो चुनाव है, ये मनरेगा प्रोग्राम के साथ हम कैसे सड़क, ग्रामीण इलाके में सड़क बनाए, छोटे छोटे सिंचाई के लिए कार्यक्रम, इसके जरिए, हाँ, पानी का नियंत्रण के लिए 3 मिनट है, फिर यही है। ये इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा। और पॉजिटिव बात देखिए, हम क्या टैक्स, अगर इतना पैसा है तो टैक्स पेयर्स वो जो अक्सर ढूंढते हैं, मुझे लगता है कि इस बार उन्हें भी रेलगाड़ी की तरह वित्त मंत्री छुट्टी देने वाला है। पार्टी का फोकस 3 चीजों पे है। पहली बात यह कि किस तरह से रोजगार ज्यादा पैदा किए जाए। वो सारे भारत के तमाम इलाके, एक रोड मैप होगा इसमें, उसका विजन होगा, एक रोड मैप होगा, नीति उस दिशा में चलना शुरू, एम्प्लॉयमेंट की नीति होगी, उद्योग बनाने की नीतियां होंगी, और खासतौर से उन लोगों के जो छोटे उद्योग, जैसे एक व्यक्ति जो है वो आगे आएगा, उद्यमी बनेगा और 3 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा। दूसरी बात, उसके अंदर कुल मिलाकर के देश में संदेश जाएगा कि पारदर्शिता और ईमानदारी से अर्थव्यवस्था का विस्तार और विकास कैसे किया जाता है। और तीसरी बात, वो जो देश का मजदूर और किसान, और खासतौर से किसान, उसको ये संदेश दिया जाएगा कि हम ऐसी नीतियों का निर्माण कर रहे हैं जिससे हम आपको एम्पावर्ड करेंगे, जिससे जो कृषि की अर्थव्यवस्था है और जो मजदूर की जो स्थिति है उसका हम पूरी तरीके से कायाकल्प। संजय जी, आपको मैं एक दुर्लभ मौका दे रहा हूं कि बजट आने के बाद तो आप आलोचना करेंगे ही, पहले एक पॉजिटिव बात बताइए। अच्छा तो होगा, ऐसी बात नहीं है। संजय जी, नहीं, मैं मनरेगा के, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चली तो रही है ना, वो ठीक है कि हम उसमें कमियां निकाल रहे हैं, मनरेगा के चल तो रही है। बोलना चाह रहा था कि मोदी जी के मेंटोर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, यूनाइटेड नेशन में जाकर के पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो मनरेगा जैसा एक जबरदस्त अभूतपूर्व स्कीम चला रहा है, जिसमें लगभग 4.5 करोड़। उसी भाव से आप तारीफ कर दीजिए, इस बजट में क्या अच्छी चीजें, क्या हो सकती हैं अच्छी चीजें? अच्छी चीज मतलब बहुत सारे लोक लुभावन नारे होंगे और बहुत सारे लोक लुभावन आंकड़े होंगे जिसकी बुनियाद में सच्चाई नहीं होगी। जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में एक फर्जीवाड़ा दिया गया, वैसे बहुत सारे फर्जी आंकड़े पेश किए जा सकते हैं। वो सुन के देख के अच्छा लगेगा, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर होगा वो। जब व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसको दिखना और सुनना कम हो जाता है। कांग्रेस पार्टी 100 साल से पुरानी पार्टी इतनी बूढ़ी हो गई है, ना उसे कहीं अच्छाई दिखती, ना कहीं खुशबू दिखती, ना कहीं वसंत दिखता। हमने जो कुछ अच्छा, तनेजा जी, हमने जो कुछ अच्छा किया है उसी को आप आगे बढ़ा रहे हो। आप नौजवान हो, लेकिन नए ऐसा है, आप वसंत आपको नहीं दिखता, खुशबू। क्योंकि ये आंकड़ा ऐसा रखा हुआ है, हमने इसके पहले पन्ने पे लिखा होता कि भारत संकट से बाहर आ चुका है, लेकिन इसके और भी संकट हैं, और उन सब बातों पे अर्थव्यवस्था की बहुत सारी बारीकियां होती हैं, उनको समझना चाहिए। हम भी आप ही के साथ